मैं हूं शिव देवनाथ। आज मैं फिर से एक नया ट्यूटोरियल के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पे हम लोग बात करेंगे Node.js के बारे में। और Node.js के ऊपर मैं आज एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाएंगे जो कि एप्लीकेशन बिल्डिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ता है, जिसका नाम है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। तो इस API को बिल्डिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा और कैसे हम लोग काम पे लगाएंगे या किस तरह हम लोग इस काम को कर पाएंगे, उसके बारे में आज के ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। तो पहले आपको साइट ओपन करना होगा। तो Node.js साइट कुछ इस तरह होगा, जिसका LTS वर्जन जो है, यहाँ पे दो वर्जन जनरली रहता है हमेशा। तो एक LTS वर्जन रहता है और एक करंट वर्जन रहता है। तो करंट वर्जन ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग LTS वर्जन यूज़ करते हैं। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होता है। जब आप विंडोज़ में काम करोगे तो विंडोज़ के लिए भी आपको विंडोज़ सेटअप फाइल आपको मिलेगा, लिनक्स के लिए लिनक्स सेटअप फाइल मिलेगा। और मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए मैक OS का जो सेटअप है वो मुझे मिल रहा है। तो इसको पहले सिंपल से डाउनलोड करना है। तो इसी तरह डाउनलोड होगा, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरा पहले से डाउनलोड है क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आपके जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा या टर्मिनल होगा, तो उसमें जाके आपको पहले Node.js है कि नहीं है वो आपको देखना होगा। तो उसके लिए आपको टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके node-v करके यहाँ पे नोड का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे जब Node.js का जो एनवायरनमेंट है वो मुझे मिल जाने के बाद, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप और एक वर्जन चेक कर सकते हैं, npm-v, जो कि नोड पैकेज मैनेजर बोल सकते हैं। तो ये दो वर्जन्स आपके पास होना चाहिए जब आप Node.js एनवायरनमेंट पे काम करेंगे। Node.js इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग अपने कोड एडिटर पे काम करेंगे। तो कोड एडिटर में जाके मैं पहले एक सिंपल सा Node.js बोलकर एक फोल्डर ओपन कर लिया। उसके अंदर एक सब फोल्डर ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है कि test1 बोलकर मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल ओपन करता हूँ, app.js बोलकर एक JS फोल्डर क्रिएट किया। अभी किस तरह यहाँ पे काम करते हैं, Node.js जो बेसिकली एज ए प्लेटफॉर्म काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जब भी कुछ कोड लिखेंगे, जैसे कि var app इक्वल टू यहाँ पे my app बोलकर यहाँ पे नेम लिख दिया। उसके बाद ये इस my app जो है, जो लिखा है यहाँ पे, इसको अगर आउटपुट देखना है तो इसका आउटपुट हम लोग जब Node.js एनवायरनमेंट के अंदर देखेंगे तब क्या करना होगा, console.log इसको यूज करना होगा और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको आउटपुट में दे देना है। तो ये सिंपल सा चीज है। console.log जो है वो ब्राउजर कंसोल में भी देख सकते हैं और हम लोग Node.js कंसोल में भी इस आउटपुट सेम सिंटैक्स से हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पे ये Node.js कंसोल हम लोग आउटपुट दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में यूज कर रहा हूँ। तो विजुअल स्टूडियो कोड में जाके आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करके एक ऑप्शन आएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो इन कॉमन लाइन में। तो इस कॉमन लाइन में लिखने के लिए क्या है, कॉमन लाइन टूल जो है, बेसिकली Node.js एज ए टूल हम लोग अगर यूज करेंगे एज ए कॉमन टूल, तो नोड है कॉमन टूल। और उसके बाद हम लोगों का जो फाइल में जहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है, उस प्रोग्राम फाइल का नेम है app.js। तो इसको यूज करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे console.log में जो आउटपुट दिया हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये एकदम बेसिक सिंपल सा चीज़ है जो कि हम लोगों को इस तरह अपना काम होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर मैं इन डिटेल्स Node.js के ऊपर मैं दूसरे कुछ वीडियोस में बात करूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ Node.js के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आप कमेंट पे लिखिए। तो डेफिनेटली मैं Node.js के ऊपर और भी ट्यूटोरियल्स डालेंगे Node.js के ऊपर। लेकिन मैं आज का जो मोटो है एक्सप्रेस के ऊपर काम करना, जहाँ पे API बिल्डर, API डेवलपर्स जो लोग होगा, उन लोगों के लिए मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो API डेवलपर किस तरह बनेगा, उसके लिए पहले क्या होगा, हम लोगों को एक अलग से टर्मिनल ओपन करना होगा। तो मैं इसलिए पहले इस टर्मिनल को ओपन ऑफ कर रहा हूँ और Node.js बोलकर जो मेरे पास फोल्डर था उस
के ऊपर मैं फिर से ओपन टर्मिनल बोलकर मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे MKDIR, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कमांड सेम ही होगा। तो MKDIR बोलकर यहाँ पे माई ऐप बोलकर मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है माई ऐप बोलकर। तो इस फोल्डर के अंदर घुसना होगा, CD माई ऐप करके उस फोल्डर के अंदर घुस गया। पहले क्या करना होगा, पहले मुझे एक फाइल इनिशियलाइज करना होगा या इन्वायरमेंट को इनिशियलाइज करना होगा, जहाँ से हम लोग बेसिकली Node.js प्लेटफॉर्म का जो पैकेज इंस्टॉलेशन होता है या डिपेंडेंसी जो रहता है उसके ऊपर बेस करके हम लोग काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स मैं ऐसा यूज़ कर रहा हूँ जो शायद आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो npm init करके मैंने यहाँ पे -y करके डाल देता हूँ, जिससे मुझे एक package.json बोलकर एक फाइल मिल जाता है, जहाँ पे कुछ इस तरह हम लोगों का एप्लीकेशंस स्टार्टिंग फाइल कुछ इस तरह होता है जब हम लोग Node.js प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को ये package.json फाइल इनिशियली ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को दूसरा एक फाइल की ज़रूरत पड़ेगा, जिस फाइल का नाम मैं दे सकता हूँ यहाँ पे app.js बोलकर मैं यहाँ पे दूसरा एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि माई ऐप के अंदर app.js बोलकर ये फाइल को क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे जो मेन फाइल है ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट रहता है, बट मैंने यहाँ पे app.js मेन फाइल के हिसाब से नाम सेट कर दिया package.json के अंदर। ओके, अभी क्या करना होगा, अभी हम लोगों को एक्सप्रेस के ऊपर काम करना होगा, जब हम लोग API के ऊपर काम करेंगे। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, जिसको स्टैंड्स फॉर API। ये है बेसिकली API का फुल फॉर्म। ठीक है, तो अभी चलते ब्राउजर में। हम लोगों को जब भी API बिल्डअप करना होगा तो expressjs.com बोलकर ये एक्चुअली एक वेब फ्रेमवर्क है Node.js प्लेटफॉर्म के ऊपर। Node.js प्लेटफॉर्म के ऊपर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग को expressjs की जरूरत पड़ता है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अभी कॉन्सोनेंस में जाके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस.js जो पैकेज है वो पैकेज यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम लोगों का एक्सप्रेस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। और ये एक्सप्रेस पैकेज इंस्टॉल हुआ नोड मॉड्यूल्स के अंदर। नोड मॉड्यूल्स बोलकर एक फोल्डर बना, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे सब फोल्डर बन गया। तो इस सब फोल्डर जो है ये यहाँ पे जो एक्सप्रेस पैकेज जो डाउनलोड हुआ है इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज। तो ये है डिपेंडेंसीज। देखिए यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज बोलकर एक पैकेज ऐड हो चुका है, नोड मॉड्यूल का काम शुरू करेंगे। ठीक है, और एक डिपेंडेंसीज की हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जिस डिपेंडेंसीज का नाम है जब हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे या डेटाबेस कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लोगों को एक डेटाबेस लिंकिंग के लिए और एक डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा knexjs.org बोलकर ये एक साइट है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग तरह का जो भी SQL सर्वर साइट होता है सब SQL सर्वर के साथ ये knexjs कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पे नॉर्मल जो SQL क्वेरी होता है उसी SQL क्वेरी को अलग अलग छोटा छोटा फंक्शंस बना के इस knex लाइब्रेरी में यूज़ किया गया है। तो हम लोग जब इसका ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे तो इसका डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो मुझे नेक्स्ट जो डिपेंडेंसी चाहिए वो knexjs का। ठीक है, तो knexjs का इंस्टॉलेशन क्या है, ये है मेरा knexjs का इंस्टॉलेशन। तो
मुझे एक KNXJS इंस्टॉलेशन ड्राइवर, ये बेसिकली ड्राइवर है, सर्वर ड्राइवर, तो ये ड्राइवर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया एज ए डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे KNXJS जो डिपेंडेंसी है ये भी आ चुका है, ठीक है ना। अभी और एक ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज की हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, जैसे कि अगर हम लोग MySQL में अगर ऐड करना चाहते हैं, MySQL डेटाबेस के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे MySQL को यूज करना होगा। MySQL 2 बोलकर ऑप्शन है, SQLite 3 है, Postgres है PG, और Oracle DB है Oracle के लिए, और MS SQL जो कि Microsoft SQL है। तो ये अलग अलग ड्राइवर है। तो यहाँ पे MySQL 2 मतलब यहाँ पे 1 और 2 मतलब ये दोनों ही मैंने इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि कौन से वाला वर्जन्स होगा मेरे सर्वर साइट में वो पता नहीं है। तो इसी वजह से MySQL एंड MySQL 2 दोनों ही मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी होगा हम लोगों के लिए दोनों का ही कोड सिंटैक्स सेम ही होगा, तो इसलिए मैं दो ही MySQL को एक साथ में इंस्टॉल कर लिया। तो ये हुआ सारे डिपेंडेंसीज जो कि मुझे एक सर्वर साइट में API बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा, सिंपल सा ओनली API। तो ये 4 डिपेंडेंसी है, एक एक्सप्रेस, एक KNX और एक MySQL और एक है MySQL 2। ये एक्चुअली 4 डिपेंडेंसीज बेसिकली जरूरत पड़ेगा। ओके, इसके साथ साथ हम लोगों को अगर मान लेते कि हम लोगों को MongoDB का भी अगर कनेक्शन जरूरत है, तो MongoDB के लिए हम लोगों को और एक पैकेज की जरूरत पड़ता है जिसका नाम है Mongoose ODM बोलकर mongoose.com, इधर से हम लोगों को ये Mongoose का जो प्लगइन है इसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो इसको डाउनलोड कर लेने के लिए हम लोगों को क्विक स्टार्ट में जाना होगा। क्विक स्टार्ट में जाके यहाँ पे npm mongoose इसको डाउनलोड करना है एज ए डिपेंडेंसी। तो ये MongoDB के लिए जरूरत पड़ेगा। यह है MongoDB के डिपेंडेंसीज। तो ये सारे डिपेंडेंसीज है जो कि सारे डेटाबेस रिलेटेड डिपेंडेंसीज है, और एक वेब फ्रेमवर्क है। एक वेब फ्रेमवर्क लिया और बाकी 2, एक SQL ड्राइवर, एक NoSQL ड्राइवर और 2 SQL सर्वर का MySQL सर्वर का डेटाबेस कनेक्टेड ड्राइवर। ये 5 डिपेंडेंसीज हम लोगों को जरूरत पड़ रहा है जब हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को जो भी डेटाबेस के ऊपर काम करना है, पहले हम लोग को जो भी डेटाबेस के ऊपर काम करना है उसका लोकलाइज एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। तो लोकलाइज एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि MongoDB अगर करना है तो MongoDB के लिए यहाँ पे है MongoDB डाउनलोड सेंटर कम्युनिटी बोलकर ऑप्शन है। इस जगह पे जाके आप ये डेटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये है कम्युनिटी वाला वर्जन्स जहाँ पे जाके आप डाउनलोड ऑप्शंस आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप प्लेटफॉर्म आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके OS सिलेक्ट करके आपके पैकेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपका डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आपको MongoDB का इंस्टॉलेशन मिल जाएगा इधर से। और अगर आप MySQL के ऊपर अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको MySQL सेटअप की जरूरत पड़ेगा। तो MySQL सेटअप करने के लिए MySQL सेटअप डाउनलोड, जो कि यहाँ पे जाके MySQL इंस्टॉलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस करके अलग अलग सेटअप ऑप्शंस तैयार हुआ रहता है।
उसके बाद जाके हम लोगों को यहाँ पे जो भी आर्काइव आपको लेटेस्ट ज़रूरत है वो उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद उसको सेटअप कर देना है। ये अगर सेटअप हो जाता है तो उसके बाद आप दूसरा एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है वर्कबेंच, माइस्क्यूएल वर्कबेंच, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है हम लोगों का माइस्क्यूएल जब सेटअप होता है उसका यूआई इंटरफेस जहाँ पे हम लोग देख के अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे माइस्क्यूएल वर्कबेंच कुछ इस तरह आइकॉन दिया हुआ है जो कि मेरे यहाँ पे है, तो मैं माइस्क्यूएल के साथ एपीआई बिल्ड करके काम करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच डाउनलोड कर चुका हूँ और मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लोकल माइस्क्यूएल सर्वर के साथ मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वर्कबेंच के ऊपर विजुअल इंटरफेस है जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोगों का एपीआई बनाने का काम पे। अभी एपीआई बनाने का काम जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है app.js के अंदर से। तो app.js के अंदर में जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे var एक्सप्रेस इस मॉड्यूल को पहले इनिशियलाइज करना होगा। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेस करके यहाँ पे रिक्वायर बोलकर एक प्रीडिफाइंड फंक्शंस होता है, जो फंक्शंस बेसिकली Node.js प्लेटफॉर्म के अंदर है। Node.js प्लेटफॉर्म के अंदर ये फंक्शंस मिलता है जिसको रिक्वायर फंक्शंस बोलते हैं, और इस रिक्वायर फंक्शंस के अंदर स्ट्रिंग मोड में यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस का जो सेटअप है उसको पहले इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस का पहला इनिशियलाइज कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का यहाँ पे एक ऐप इंस्टेंस बनाना जो कि एक्सप्रेस का इनिशियलाइज होगा। तो एक्सप्रेस फंक्शंस का इनिशियलाइज किया ऐप के अंदर, जो कि इस एक्सप्रेस का सारे जितने भी मॉड्यूल्स है, जितने भी क्लास है, उसका ऐप इनिशियलाइज हुआ। अभी इस ऐप के साथ हम लोगों का अपना राउटिंग ऑप्शंस बिल्ड करना होगा। यहाँ पे जाकर राउटिंग ऑप्शंस बिल्ड करना होगा। तो राउटिंग ऑप्शंस बेसिकली क्या होता है? राउटिंग ऑप्शंस बेसिकली होता है क्या, जब हम लोग किसी भी तरह का सर्वर साइड हेडर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों का हेडर रिक्वेस्ट क्या रहता है, बेसिकली गेट और पोस्ट, ये दो बेसिक हेडर रिक्वेस्ट होता है। ये दो बेसिक हेडर रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके हम लोगों का वेब एप्लीकेशन बनता है। गेट बेसिकली क्या करता है, पेज बनाता है, और पोस्ट बेसिकली डेटाबेस में डेटा सबमिट करने के लिए एक हिडन रिक्वेस्ट लेता है, जो कि ब्राउजर में या दूसरी जगह पे ये दिखता नहीं है। ये डायरेक्टली हिडन रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट एंड से डायरेक्टली सर्वर साइड में आता है और वो डायरेक्टली डेटाबेस में सेव होता है, या किसी भी दूसरी जगह पे जहाँ पे जरूरत पड़ता है उसी जगह पे डेटा सेंड करने का काम करता है थ्रू पोस्ट से। गेट से भी होता है, बट गेट्स में क्या होता है, गेट में कहीं ना कहीं हम लोगों का कैच रहता है या कुछ डेटा एक्सपोज हो जाता है, जिसके वजह से गेट जो पार्ट है वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। लेकिन पोस्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सिक्योरली डेटा सेंड करने का ऑप्शन होता है। तो ये दो जो तरीका है, ये दो तरीका सबसे ज़्यादा यूजफुल तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग जब गेट यूज़ करते हैं तो गेट यूज़ किस तरह करेंगे, यहाँ पे जब ऐप हम लोग यूज़ कर लिए तो ऐप यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम लोग का अलग अलग ऑप्शंस ऑलरेडी दे दिए हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज होता है यूज बोलकर एक फंक्शन है, सेट बोलकर एक फंक्शन है, गेट बोलकर फंक्शन है, लिसन बोलकर फंक्शन है, और पोस्ट बोलकर भी फंक्शन है। अगर पोस्ट भी यूज़ करें तो पोस्ट बोलकर भी फंक्शन है। तो पहले गेट फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो गेट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जब भी कुछ यूआरएल बनाते हैं, जैसे कि ये बेसिक, अगर हम लोग होम पेज मतलब जब भी हम लोग अपना एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो पहला फ्रंट स्लैश है बेसिकली हम लोगों का एनवायरनमेंट के बाद ही जो भी पेज, जो भी एरिया हम लोगों को ब्राउजर में दिखेगा वो होता है कुछ इस तरह लिखने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोग फंक्शन अगर लिखेंगे, फंक्शंस लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शंस यहाँ पे यूज किया गया है। कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन है, जिस एनोनिमस फंक्शंस के अंदर हम लोगों का कुछ डेटा इस गेट फंक्शंस के थ्रू हम लोगों का पैरामीटर असाइन किया जाता है एक एनोनिमस फंक्शंस के लिए।
जिसको कॉलबैक फंक्शंस बोलते हैं। कॉलबैक फंक्शंस के मैं ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में दिखाए थे, अगर आप चाहें तो उधर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग पैरामीटर गेट फंक्शंस के अंदर से मिलता है। तो एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स आता है और एक आता है नेक्स्ट, ये क्लोजर फंक्शन है। तो एक रिक्वेस्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोगों का क्लाइंट एंड से कुछ डेटा रिक्वेस्ट आता है तो वो बेसिकली रिक्वेस्ट से डेटा फेच करता है। रिस्पॉन्स बेसिकली क्या करता है, ब्राउजर में कुछ डेटा को प्रेजेंट करने का काम करता है। और क्लोजर क्या करता है, जब हम लोगों का ये प्रोसेस बिल्ड हो जाता है तो उसको नेक्स्ट लेवल में कहाँ पे ले जाना चाहिए उसको इंडिकेट करने के लिए, उसका डेटा सेटअप करने के लिए नेक्स्ट वाला पार्ट को यूज करते हैं। तो इसका काम किस तरह करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहले क्या है, रेस्पॉन्स से मैं देखता हूँ, क्योंकि रेस्पॉन्स डॉट सेंड अगर करते हैं तो यहाँ पे मैं एक बेसिक HTML सिंटैक्स लिख के यहाँ पे मैं आउटपुट देना चाहता हूँ, जो कि हेलो ऑल बोलकर मैंने यहाँ पे एक बेसिक आउटपुट मैंने यहाँ पे दिखाया, जो कि ब्राउजर में दिखेगा। लेकिन इसको ब्राउजर में दिखाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इस सर्वर को लाइव करना होगा। और ये जो सर्वर एनवायरनमेंट है, इस सर्वर एनवायरनमेंट को लाइव करने के लिए मुझे यहाँ पे app.listen बोलकर एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन के अंदर मुझे पहले पोर्ट नंबर लिखना होगा। तो पोर्ट नंबर मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3000 जाता है, जो कि एक्सप्रेस का बाय डिफॉल्ट होता है। बट यहाँ पे आप किसी भी तरह का पोर्ट नंबर आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3000 ही देगा। और उसके बाद अगर हम लोगों का ये सर्वर लाइव हो जाता है तो मुझे एक मैसेज आउटपुट में देना चाहिए कि माय सर्वर इज लाइव या सर्वर इज लाइव। सर्वर इज लाइव। तो ये सर्वर जब लाइव वाला जो पार्ट है ये जब आ जाता है, उसके बाद हम लोगों को ये टेस्टिंग करके देखना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सर्वर को रन करके दिखाना चाहता हूँ। तो रन करने के लिए क्या करना है, नोड app.js, इस तरह हम लोग सर्वर को देखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो ऐसे लिखा था सर्वर इज लाइव, तो यहाँ पे सर्वर इज लाइव ये कमेंट मतलब ये जो कंसोल आउटपुट है ये आ चुका है। और यहाँ पे आके क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट होल्ड कर रहा है, नेक्स्ट लाइन फिर से ये नहीं आया। तो इसका मतलब मेरा सर्वर लाइव है। तो सर्वर जब लाइव होता है तो सर्वर लाइव होने के बाद हम लोगों का सिस्टम पे, कंप्यूटर सिस्टम में एक डिफॉल्ट IP ब्लॉक रहता है हर एक मशीन के लिए, जो कि होता है 127.0.0.1। ये होता है हर एक मशीन का डिफॉल्ट IP, जो कि हर एक मशीन के लिए ये IP ब्लॉक रहता है। उसके बाद हम लोग जो पोर्ट यहाँ पे इनिशिएट किए थे, जो कि ये वाला पोर्ट है 3000 पोर्ट, ये पोर्ट के अंदर हम लोग अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो जो आउटपुट मैंने यहाँ पे दिया था उसी आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है ब्राउजर में, ठीक है ना। तो ये जो पोर्ट है, मतलब ये जो IP है, इस IP को और एक दूसरे नाम से भी बुलाता है, जिसका नाम है लोकल HOST लोकल होस्ट कोलोन 3000 अगर देते हैं तो उसमें भी हम लोगों का सेम आउटपुट ही दिखाई देता है। तो ये बेसिकली हम लोगों का सर्वर साइड एक जो रिस्पॉन्स है वो हम लोगों को मिल गया है। तो ये सर्वर साइड रिस्पॉन्स है। लेकिन इस सर्वर साइड रिस्पॉन्स के बाद हम लोग अगर एक API के साथ अगर काम करना चाहते हैं या एक API आउटपुट हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो उसको लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे API बनाने का काम गेट मेथड से हम लोग करेंगे। तो गेट मेथड के बाद यहाँ पे एक API बोलकर मैंने यहाँ पे एक URL नेम दे दिया। तो यहाँ पे API स्लैश और कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से कॉलबैक फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को 2 पैरामीटर कम से कम यूज़ कर सकते हैं, 3rd पैरामीटर ऑप्शनल भी है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये 2 पैरामीटर है। तो रिस्पॉन्स से हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक var
डेटा सैंपल बोलकर एक सैंपल डेटा यहाँ पे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेटा सैंपल भेजने के लिए एक एरे टाइप डेटा सैंपल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे पहले में एक एरे फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट एरे फॉर्मेट यहाँ पे दिया, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है, जहाँ पे नेम में जॉब देता हूँ, जो कि वेब डिजाइनर होगा। वेबसाइट डिजाइनर हो सकता है। और लोकेशन LOC लोकेशन मान लेते हैं कि वो कोलकाता से है। तो बेसिकली ये एक है। और दूसरा किसी का नाम देता हूँ, जो कि जिसका नाम है विजय, वो वेबसाइट डेवलपर है, वो भी कोलकाता से ही है। ठीक है, तो ये दो डेटा बन गया। जो ये दो डेटा को हम लोग एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो सैंपल है कुछ ये इस तरह जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सैंपल बना। तो इस ऑब्जेक्ट सैंपल को हम लोग ब्राउज़र में रेंडर करते हैं। तो ब्राउज़र में रेंडर करने के लिए response.json बोलकर इसको एक्सपोज करना होगा, जहाँ पे हम लोग का ये जो डेटा जाएगा ब्राउज़र में वो जेसन फॉर्मेट में दिखेगा अपने ब्राउज़र में। तो अभी क्या है, अगर हम लोग इसको सेव करने के बाद अभी अगर इसको API करके अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कैन नॉट गेट API बोलकर ऑप्शंस दिखाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने जो API वाला जो पार्ट है, ये जब मैंने अपडेट किया तो ये अपडेट यहाँ पे दिखा नहीं। तो इस अपडेट को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको पहले क्लोज करना होगा, उसके बाद फिर से इसको रन करके फिर हम लोग इस यहाँ पे ये API वाला पार्ट को देख पाएंगे। ठीक है, दिखाई दिया। तो इसका मतलब हम लोगों का ये जो पार्ट है, जब भी हम लोग कुछ भी डेटा यहाँ पे app.js के अंदर अपडेट कर रहे हैं, तभी यहाँ पे वो अपडेटेशंस डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो इसको डायरेक्टली इफेक्टेड अगर करना है तो हम लोगों को एक पैकेज को ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको जरूर मेमोराइज करके रखना चाहिए। इसको किस तरह हम लोग करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग npm install node mon, इसको हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, -g मतलब है ग्लोबल। लेकिन ये अगर हम लोग इस तरह करेंगे, ये विंडोज़ के लिए सही है। विंडोज़ सिस्टम के लिए अगर आप कुछ इसी कमांड अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो काम होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिनक्स और मैक यूज़र हो तो आपको पहले sudo लिखना होगा, उसके बाद जाके आपको ये काम हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो नोटमोन जो एनवायरनमेंट है वो मेरे यहाँ पे आ चुका है। तो इसको देखने के लिए नोटमोन -v करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे नोटमोन -v अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को नोटमोन का जो वर्जन करेंटली अवेलेबल है या जो मेरे पास अभी है वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसको अपडेट करने के भी बोल रहा है, तो अभी अपडेट करेंगे नहीं, हम लोग अभी इसको यूज़ करेंगे। तो अभी इसको किस तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पे mon, इस नोटमोन के अंदर हम लोगों का app.js इसको यूज़ करना होगा। तो क्या है, यहाँ पे जो भी हम लोगों का कुछ भी अपडेट अगर हम लोग डालेंगे तो डेफिनेटली ये अपडेट हम लोगों का पास आ जाएगा। तो मैं API/get करके ये ऑप्शंस को डालता हूँ। तो क्या है, अभी API में कुछ डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये API में अभी कुछ डेटा है नहीं। तो हम लोगों का ये डेटा मिलेगा
गेट के अंदर, ठीक है। तो ये गेट के अंदर मिल रहा है। और अगर मुझे ऐसा कुछ ऑप्शंस आ जाए जहां पे हम लोगों को कुछ भी लिंक नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि कभी हम लोगों का कुछ भी लिंक नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग स्टार डाल के यहाँ पे फंक्शंस करके यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे एक ऑप्शंस दे देता हूँ जहाँ पे बोलता हूँ कि अभी डेटा कुछ भी पेज अवेलेबल नहीं है, जो कि नॉट फाउंड पेज नॉट FOUND नॉट फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अभी ये हम लोग जब भी यूज करेंगे तो ये नॉट फाउंड हो गया। तो नॉट फाउंड बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसका प्रॉब्लम आया था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखा रहा था कि मेरा ये वाला यूआरएल तो चला, बट यहाँ पे ये रेस बोलकर जो ऑप्शन था ये नहीं डालने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया नॉट फाउंड पेज। मतलब जब भी हम लोगों का कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो उस टाइम पे हम लोगों का ये एनोनिमस पार्ट है जहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं, और हम लोगों का अगर डेटा है तो उस डेटा को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो अभी हम लोगों का जब एपीआई लेकर अब हम लोग काम करेंगे तो एपीआई को टेस्टिंग करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ता है, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है, जो एप्लीकेशन का नाम है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन एप्लीकेशन जो है बेसिकली कुछ इस तरह होता है। यह है बेसिकली हम लोगों का पोस्टमैन एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोग सर्वर साइड में डेटा गेट करने का या पोस्ट करने का जो ऑप्शन होता है वो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। postman.com बोलकर जहाँ पे जाके हम लोग ये डाउनलोड द ऐप बोलकर इस ऐप को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एपीआई डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग एपीआई डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद कुछ इस तरह आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, जिस इंटरफेस के अंदर जाके आप अपना एपीआई टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक एपीआई फॉर्म मैंने यहाँ पे डेवलप किया है जो कि API/get। तो इस API/get को किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे लोकल होस्ट है, उसके बाद लोकल होस्ट 3000 और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का API/get बोलकर ये ऑप्शन है। उसके बाद क्या है, हम लोग इस रिक्वेस्ट को सेंड करना होगा सर्वर साइड में, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है सर्वर में, ठीक है। तो सर्वर में डेटा अवेलेबल हो जाने के बाद ओके, तो यहाँ पे जो डेटा मैंने सेंड किया हूँ वो यहाँ पे मेथड हुआ पोस्ट। तो पोस्ट मेथड होने की वजह से यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिला वो आउटपुट कुछ इस तरह मिला, जो कि एक्चुअली अवेलेबल नहीं है बोल रहा है। तो मुझे यहाँ पे गेट मेथड से यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा हेडर रिक्वेस्ट मेथड है। तो बेसिकली पहला जो दो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूजेबल मेथड है। तो ये गेट मेथड से हम लोग डेटा को गेट करेंगे। तो गेट करने के बाद क्या हुआ, वो जो सर्वर ब्राउजर में जो डेटा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा था वो सेम रिस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ पे भी मिल गया है। तो ये जो रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स बेसिकली JSON रिस्पॉन्स है। एपीआई टेस्ट कर लिया अपने एपीआई प्लेटफॉर्म टेस्टर में। पोस्ट मेथड को किस तरह यूज़ किया जाता है, तो पोस्ट मेथड यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि हम लोग गेट वाला मेथड देखे थे। तो गेट वाला मेथड बेसिकली क्या है, ब्राउजर में दिखाई देता था। तो अभी पोस्ट वाला मेथड को हम लोग यहाँ पे दिखेंगे। तो पोस्ट वाला मेथड जब देखेंगे तो यहाँ पे app.post बोलकर यहाँ पे ऑप्शन होता है, और इस पोस्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे API/post बोलकर यहाँ पे पोस्ट मेथड को यहाँ पे दिखाया जाता है। और इस पोस्ट मेथड के बाद यहाँ पे फंक्शंस करके यहाँ पे इस तरह पोस्ट मेथड को यहाँ पे दिखाएंगे। पोस्ट मेथड पे दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट REQ
उसके बाद res रेस्पॉन्स, ये दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे भेजा है। और यहाँ पे क्या करना होगा, पहले एक वेरिएबल लेना होगा जहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट यहाँ पे लेना है, तो यू रिक्वेस्ट बोलकर यहाँ पे ऑप्शन से लिया। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट BODY बॉडी करके यहाँ पे हम लोग बॉडी मतलब जो कि HTML फॉर्म से जो डेटा हम लोगों के पास आता है उसको हम लोग बॉडी जो एट्रीब्यूट होता है उससे हम लोगों का डेटा मिलता है। तो इस डेटा को मिलने के लिए हम लोगों को एक ऑप्शंस की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे एक फंक्शंस होता है एक्सप्रेस के अंदर, जिस फंक्शंस का नाम होता है यूज फंक्शंस, और इस यूज फंक्शंस के अंदर हम लोगों को कुछ जेसन एनकोडर और यूआरएल एनकोडर की जरूरत पड़ता है। तो जेसन एनकोडर और यूआरएल एनकोडर का जो फंक्शंस है उस जेसन और यूआरएल एनकोडर फंक्शंस को हम लोग यूज करने के लिए यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिस पैकेज का नाम है npm install इंस्टॉल करके यहाँ पे हम लोगों का बॉडी parser parser बोलकर इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्सर हम लोगों के पास इंस्टॉल हो जाने के बाद इस बॉडी पार्सर को हम लोगों को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे बाहर BODY बॉडी PARSER पार्सर करके यहाँ पे रिक्वायर्ड बोलकर इस फंक्शंस को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद बॉडी पार्सर बोलकर जो पैकेज हम लोग यहाँ पे डाउनलोड किए थे तो उस पैकेज को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो यूज मेथड मैंने यहाँ पे जो लिखा, इस मेथड पे बॉडी पार्सर डॉट जेसन करके यहाँ पे जेसन इस ऑप्शंस को यहाँ पे डाल दिया गया है, जो कि हम लोग का जो भी सर्वर साइड से जो डेटा मिलता है मतलब फॉर्म से जो डेटा आता है वो एज ए जेसन फॉर्मेट में इसको ट्रैक करता है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐप डॉट यूज फिर से इस मेथड का यूज करना होता है। ये यूज बेसिकली मिडलवेयर फंक्शन है। इस मिडलवेयर फंक्शन में हम लोग अलग अलग फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग डेटा यूज करते हैं। और उसके बाद यूआरएल एनकोडेड, जो कि बेसिकली हम लोगों का जो भी फॉर्म डेटा आएगा उस फॉर्म डेटा को हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे जब ये फॉर्म डेटा आएगा ये एक्सटेंडेड होगा, मतलब जो कि XWW फॉर्म डेटा को मतलब ये रिक्वेस्ट के हिसाब से लेता है। जब हम लोग सर्वर साइड से कुछ डेटा रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। तो इसको ट्रू कर देते हैं। तो ये हुआ बेसिक सेटिंग। अगर आप ये 2 लाइन भूल जाते तो आपका पोस्ट मेथड आना, मतलब ये पोस्ट मेथड का जो काम है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये बेसिकली आपको जरूर यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन करके अभी आप इस यूआरएल रिक्वेस्ट का जो रेस्पॉन्स आता है उस रेस्पॉन्स को आप ब्राउजर में देख सकते हैं। अभी इसको चलाने के लिए यहाँ पे नोड mon ऐप डॉट जेएस करके यहाँ पे इस नोड mon को यूज कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम लोग पोस्टमैन बोलकर जो सॉफ्टवेयर है इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे एक्स यूआरएल एनकोडेड जो ऑप्शन है इसमें नेम एज ए शिवाजी, और उसमें उसके बाद यहाँ पे जॉब की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड लोकेशन दे देता हूँ कोलकाता। तो ये है बेसिकली हम लोग का ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस देने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट होगा ये आउटपुट में डेटा दिखेगा। तो क्या हुआ, डायरेक्टली सर्वर साइड में डेटा गया, उस उधर से डेटा रिटर्न होकर यहाँ पे आउटपुट में चला है। तो ये बेसिकली ये आउटपुट आया, बट इस आउटपुट के साथ मैं कुछ अपना भी एडिशंस डाल सकता हूँ, जैसे कि यू रिक्वेस्ट जो है इसमें मैसेज बोलकर यहाँ पे एक मैसेज इसके अंदर डाल देता हूँ, MSSG मैसेज फ्रॉम सर्वर बोलकर यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज इसके साथ ऐड कर दिए। तो देखते हैं यहाँ पे
ये तीनों चीज़ आएगा, उसके साथ एक एडिशनल मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है, एक एडिशनल मैसेज भी यहाँ पे मिल गया है। तो कुछ इस तरह हम लोग सर्वर साइड में डेटा भेजा, जो कि फॉर्म डेटा है। उस फॉर्म डेटा को जाके प्रोसेस करके उस सर्वर साइड में फिर से रिटर्न करके दे दिया है। तो ये रहा हम लोगों का API रिलेटेड काम। इसके आगे हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके एक एप्लीकेशन API जो होगा उसके ऊपर एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके देखेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के बाद एक छोटा सा टू डू ऐप हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे डेटाबेस के साथ डायरेक्ट Node.js का जो इंटरेक्शंस होगा और उसमें जो API निकलेगा, उस API को हम लोग फ्रंट एंड जो टेक्नोलॉजी होता है jQuery, Angular, React और Vue के साथ कॉम्बिनेशंस करके देखेंगे कि किस तरह ये काम करेगा। तो आशा करता हूँ मेरे जो ये ट्यूटोरियल रहा यह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।